सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडकेम क्लासेस। हम आपके जो भी फिजिकल का पोर्शन है उसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट क्वेश्चन आपका काइनेटिक्स से है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका काइनेटिक्स से है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, आपको ये रिएक्शन दी गई थी और रेट लॉ एक्सप्रेशन भी दे दिया गया था। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल हो जाता है क्वेश्चन क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन भी दे दिया गया है आपको यहाँ पे। और रेट आपसे पूछा गया था, अगर कंसंट्रेशन H2P2O नेगेटिव की आप डबल कर देंगे तो रेट क्या होगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में रेट जो है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर है। तो जब आप इसको डबल करेंगे कंसंट्रेशन को तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के इंटू ट्वाइस ऑफ H2PO2 नेगेटिव का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। राइट, तो यहाँ से रेट क्या हो जाएगा, ये तो पूरा आपका R1 हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ R1। इसको आप R1 ले लीजिए और इसको R2 कंसिडर कर लीजिए। तो आपका जो R2 होगा वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ R1 हो जाएगा। तो आपका रेट क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर पे है। ये नंबर आपको गिवन था, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताने थे। तो देखिए जो ये 10 की पावर वाले होते हैं इनको तो हम काउंट नहीं करते, तो सिंपली आप यहाँ पे जो डिजिट्स हैं इनको काउंट कर लीजिए। तो आपके यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉलिड स्टेट से। इसमें क्या पूछा गया था, जो FCC है इसमें वॉल्यूम फ्रैक्शन बताना था। ठीक है, सिंपली वॉल्यूम फ्रैक्शन बताना था आपको। वॉल्यूम फ्रैक्शन मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन ही पूछा गया है आपसे। ठीक है, इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन ही है। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो वो आपको अच्छे से याद है कि FCC के केस में ये वैल्यू कितनी होती है, 0.74, राइट, या 74% अगर परसेंटेज में दिया है तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सॉलिड से ही क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट से ही क्वेश्चन है ये वाला भी आपका। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ये आपको डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स दी गई थी, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एच सेंटर। और पूछा गया था कि ये जो चारों लेटिस हैं वो किस क्रिस्टल में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ऑर्थोरोम्बिक के केस में आप ये चारों लेटिस आपको मिलती हैं। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक के केस में आप पढ़ते हैं ना, टोटल 14 ब्रेविस लेटिसेस पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं कि कौन से क्रिस्टल में कितनी कौन कौन सी मिलती है। तो आपने पढ़ा होगा कि ऑर्थोरोम्बिक के केस में आपको प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एच सेंटर, ये चारों देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ Fe2+ एंड O2- आयन इन ईच यूनिट सेल। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ Fe2+ और O2- आयन्स बताने हैं इन ईच यूनिट सेल। बेसिकली नंबर ऑफ Fe2+ O2- का मतलब है आपसे Z की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट सेल, तो आपसे यहाँ पे Z की वैल्यू पूछी गई है। और डेंसिटी आपको गिवन है, एज लेंथ आपको गिवन है, तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला अच्छे से पता है, Z इंटू एम अपॉन में Na इंटू ए क्यूब। राइट, तो यहां से जब आप Z लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू Na इंटू ए क्यूब अपॉन में m। राइट, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए D का वैल्यू आपको दिया है, डेंसिटी जो है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल। एच लेंथ का वैल्यू आपको 5 एंगस्ट्रॉम में दिया है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा आपका 10⁻⁻10 मीटर एंड 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। नीचे आएगा आपके पास मोलर मास, और मोलर मास आपका जो FeO का होता है वो चेक कर लेते, 72 होता है। ठीक है, ये होता है आपके पास 72 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब और पर मोल से पर मोल कैंसिल। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो जो Z का वैल्यू आएगा आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो उसको अप्रोक्सीमेट करके 4 ही ले लीजिए, तो Z की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। तो बेसिकली आपकी फॉर्मूला यूनिट आती है यहाँ से, तो आपका जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनके लिए, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू 4 होगा। ठीक है, 4 आपके Fe2+ आयंस होंगे और 4 O2- आयंस होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। आपसे क्या पूछा गया था, डेल्टा E ऑफ He+ अपॉन में डेल्टा E ऑफ H अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम 2p to 1s, मीन्स यहाँ पे N2 जो N2 का वैल्यू है वो कितना है, 2 है,
और n1 का वैल्यू है 1 है। वैसे हमें n की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रांजिशन He प्लस के लिए हो रही है वही H के लिए हो रही है। डेल्टा E का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही है, डेल्टा E इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर, राइट। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में n2 स्क्वायर, इसका वैल्यू तो दोनों के लिए सेम आने वाला है, क्योंकि ट्रांजिशन n2 से और 1 में ही हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम सीधा देख सकते हैं कि जो डेल्टा ई है हमारा वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है z पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, z स्क्वायर के। और z का वैल्यू हीलियम के लिए कितना है, हीलियम के लिए z का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ से 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस 6.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ओके, आपसे यहाँ से मोलर मास पूछा गया था किसी सब्सटेंस का, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या था हमें। 6.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस जो है वो गिवन था, उसको डिसॉल्व किया गया था 78 ग्राम बेंजीन में, ठीक है। और वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का आपको गिवन था 0.124 एंड सॉल्यूशन का आपको 0.119, ये आपको गिवन था। तो देखिए आपसे मोलर मास पूछा गया था सब्सटेंस का और ये सारा डाटा आपको गिवन था, तो आपको अच्छे से पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, P डिग्री मीन्स वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म अपॉन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, फिर से वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये सारी वैल्यूज तो आपको गिवन है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम और लिख लेते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, राइट, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूट हमारा क्या है 6.5 ग्राम है, इसका मोलर मास तो हमें चाहिए, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट है हमारा वो क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन का मोलर मास भी क्या होता है 78 होता है। तो अगर हम मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालें, यहाँ से मोल ऑफ सॉल्वेंट निकाले तो वो क्या हो जाएगा 78 अपॉन में 78 1 ही आएगा। तो यहाँ पे हम 1 रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 1 रख देते हैं। तो ये सारी वैल्यूज एक बार पुट करते हैं, ये आपको है गिवन 0.124 माइनस 0.119 अपॉन में 0.119 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसको हम NS से रिप्रेजेंट कर देते हैं अपॉन में NS प्लस 1, ये हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए इसको कैलकुलेट करने पे एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसको जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.005 अपॉन में 0.124, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, ये आपका आएगा यहाँ से 0.005 अपॉन में 0.124 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस 1। अब इसको हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 0.005 NS प्लस 0.005 इज इक्वल टू 0.124 NS, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ से आपका आएगा 0.96 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.04, और आपके जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे यहाँ से वो आएंगे 0.042। बट आपको अभी क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, मोल आपको पता है, मास अपॉन में मोलर मास, तो यहाँ से 0.042 अपॉन में मास अपॉन में मोलार मास, ठीक है। और ये मोलार मास आपको चाहिए विच इज इक्वल टू, मास आपको कितना गिवन था 6.4 ग्राम सब्सटेंस था ना आपका, तो 6.4 अपॉन में 0.042। तो इसको जब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका आपका अप्रॉक्स 152 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 152 ग्राम आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और ये लास्ट टाइम गेट में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लास्ट टाइम गेट का काफ़ी इजी पेपर आया था, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था ये। क्यू आपको चार्ज पूछा गया था, करंट आपको गिवन था, टाइम आपको गिवन था, तो आपको सिंपल पता है Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, तो यहाँ से बस आपको वैल्यू रखनी थी। I आपका होता है 1.25 और टाइम आपको देखिए आवर्स में दिया गया था, तो सेकेंड में चेंज करना है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 60, 1 आवर में 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड विच इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या आएगा।
1.25 इंटू 60 इंटू 60 को कैलकुलेट करने पे, एक मिनट, हाँ 6750 आ रहा है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने पे आ रहा है 6.6750 गुलाम आ जाएगा ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी फिर से आपका सॉलिड स्टेट से है। तो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है आपका, देखिए डायरेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, ब्रैग्स लॉ यूज हो जाएगा। आपको पता है वेवलेंथ गिवन है, थीटा आपको गिवन है, एन का वैल्यू आपको गिवन है, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है बताया गया था क्वेश्चन में, और डी आपको फाइंड आउट करना है। तो ब्रैग्स इक्वेशन आपको पता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, राइट। 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो यहाँ पे आपको डी का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा अपॉन में 2 साइन थीटा। एन का वैल्यू यहाँ पे 1 है क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन बोला गया था। लैम्डा आपका क्या है 1.54 है यहाँ पे, देन 2 इंटू साइन थीटा। देखिए 2 थीटा का वैल्यू आपको गिवन है तो इसको थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 10.1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन ऑफ 10.1। तो इसको कैलकुलेट करके मैं बता देती हूँ आपका जो आंसर आ रहा है। इसको कैलकुलेट करने के बाद, वेट, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 4.4। डी जो है आपका वो आ जाएगा 4.4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फेज डायग्राम को लेके था, फेज डायग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल था आपका। वाटर का फेज डायग्राम आप लोग 1 कंपोनेंट सिस्टम में पढ़ के ही जाते हैं, वाटर और CO2 का। और वाटर में ध्यान क्या रखना होता है हमें कि जो dp/dt की स्लोप होती है, आप देखिए अब जो ऑप्शन दिए गए थे ना आपको, उनमें क्या किया गया था, P और T के बीच में, किसी ऑप्शन में T और P के बीच में ग्राफ था। तो एक तो आप अगर वो ध्यान नहीं रखोगे कि ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करते हैं तो गड़बड़ कर सकते हो, बाकी तो सिंपल था। और एक स्लोप के लिए वेरिएशन दिया होगा, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपको पता है यहाँ से कि ये जो मेल्टिंग का कर्व आता है आपका सॉलिड से लिक्विड, ये जो मेल्टिंग वाला होता है आपका वाटर के लिए, इस वाटर के लिए dp/dt क्या होता है, नेगेटिव होती है स्लोप। क्यों होता है वो हमें पता है। देखिए dp/dt होता क्या है, dp/dt होता है आपका डेल्टा H अपॉन में T डेल्टा V। और डेल्टा V क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ, इस वाले प्रोसेस के लिए क्या होगा, मेल्टिंग के लिए ये वाला है ना आपका सॉलिड से लिक्विड, तो मेल्टिंग के लिए वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। और वाटर के केस में क्या होता है, सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है ज्यादा होता है लिक्विड से, ठीक है। सॉलिड का वॉल्यूम ज्यादा होगा लिक्विड से, तो हमारा जो अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा V नेगेटिव आ जाएगा, तो हमारी स्लोप क्या आएगी, मेल्टिंग वाली नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो ये स्लोप नेगेटिव आएगी आपकी। तो ये देख के आप ऑप्शन को मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो ये अगर ये वाला डायग्राम पे आपने टिक किया होगा तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये है आपका नेचर ऑफ इंटरैक्शन इन फिजिक्स ऑप्शन। सरफेस केमिस्ट्री से बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपका, है ना, काफी इजी क्वेश्चन आया था सरफेस केमिस्ट्री से। आपसे सिंपली पूछा गया था कि नेचर ऑफ इंटरैक्शन क्या होगा फिजिक्स ऑप्शन में। तो फिजिक्स ऑप्शन में आप लोग पढ़ते हैं कि जो एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट होता है उसके बीच में वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, राइट। वीक वैंडरवॉल इंटरैक्शंस होते हैं क्योंकि कोई केमिकल बॉन्ड तो फॉर्म नहीं होता है, तो वीक वैंडरवॉल फोर्सेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्या दिया गया था आपको, E0 सेल दिया गया था, E0 डैनियल सेल के लिए दिया गया था 1.1 वोल्ट। Zn2+ और कॉपर 2+ का रेशियो 1 दिया गया था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा G0 व्हेन 1 मोलार ऑफ जिंक गेट डिसॉल्व्ड। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। E0 आपको गिवन ही है, डेल्टा G0 आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है डेल्टा G0 होता है -NF E0 ऑफ सेल, ठीक है, ये तो आपको पता है। फिर आपसे डैनियल सेल बोली गई थी, तो डैनियल सेल के लिए रिएक्शन भी आपको पता है, Zn gives Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन एंड Cu2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव Cu। ये आपकी एनोड की रिएक्शन होती है, ये आपकी कैथोड की रिएक्शन होती है। तो जो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आएंगे वो कितने आएंगे, 2, मीन्स एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो जो डेल्टा G0 आएगा आपका यहाँ से वो क्या आएगा, -2 × 96500 F का वैल्यू, एंड E0 ऑफ सेल ये आपका क्या है 1.1 है।
तो ये आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर मैं बता देती हूँ, इसको सॉल्व करके आएगा -212.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसके अराउंड कुछ आंसर आएगा आपका, अगर डाटा सही गिवन है, यही डाटा था तो ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। हाँ ठीक है, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आपको गिवन था, टेम्परेचर आपको गिवन था और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा गया था क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता है एक्सप्रेशन डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है -RT ln ऑफ के इक्विलिब्रियम, राइट। अब आपको सिंपली विद यूनिट चेक करके सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी थी। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा आपका 118,000 इंटू 1000, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते, किलो जूल में दिया है तो जूल पर मोल इज इक्वल टू माइनस आर आपका हो जाएगा 8.314 जूल पर मोल पर कैल्विन इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 2500 कैल्विन इंटू ln ऑफ के इक्विलिब्रियम, राइट। अब यहाँ से देखिए जूल पर मोल से जूल पर मोल कैंसिल, कैल्विन से यहाँ पे कैल्विन कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ln ऑफ के इक्विलिब्रियम जो आएगा आपका उसका वैल्यू आएगा -5.677, राइट। और जब आप इसको के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से 3.423। अब वो जितनी डेसिमल प्लेसेस तक या अगर NAT है तो जितनी डेसिमल प्लेसेस तक आपसे पूछा गया था आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन था आपका फॉर्मूला फॉर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप जो ड्रॉ करते हैं, तो 1D के लिए वो फॉर्मूला पूछा गया था आपसे। तो सिंपली आपका ये जो है पूरा एक्सप्रेशन होता है, लेकिन ये जो कांस्टेंट वाली टर्म थी आगे आपकी वो एक ही फॉर्म में गिवन थी, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो कर लेगा इसको इजिली सॉल्व, ये फॉर्मूला ही ध्यान रखना था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन आया था आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या था, डेल्टा ई वर्सेस जे रोटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसका ग्राफ प्लॉट किया गया था, और यहाँ पे क्या थे, दो आइसोटोप्स थे XY और X डैश Y डैश, ठीक है, इनके लिए ग्राफ दिया गया था। अब क्वेश्चन में क्या था कि आपको ये डिफरेंट जो ग्राफ दिए गए थे आपको बताना था कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है डेल्टा ई वर्सेस जे के लिए। तो आपको अच्छे से पता है कि जो डेल्टा ई का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है 2b j+1, राइट, ये होता है। तो अगर आप अगर हम देखें डेल्टा ई, अगर हम देखें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बी के। डेल्टा ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, जितना ज्यादा बी होगा उतना ज्यादा डेल्टा ई होगा आपका। और बी जो होता है वो क्या होता है, बी का वैल्यू क्या होता है h²/8π² है, बी क्या होता है h²/8π² आई। तो हम कह सकते हैं बी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मींस जिसका जितना ज्यादा आई होगा उसका उतना कम बी होगा, ठीक है। रोटेशनल कांस्टेंट मींस जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसका बी कम। और वी कैन से डेट कि जो हैवी आइसोटोप होगा आपका, जितना ज्यादा हैवी आइसोटोप होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा होगा और बी का वैल्यू उतना कम होगा, और बी का वैल्यू जितना कम होगा डेल्टा ई उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें पता है, डेल्टा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। तो जितना ज्यादा आई उतना कम डेल्टा ई, ये रिलेशन हमें पता है, ठीक है। तो हैवी आइसोटोप जो है हमारा X डैश Y डैश, उसका आई ज्यादा होगा तो डेल्टा ई कम होगा। तो सबसे पहले तो, और सब में ही देखिए उसके लिए डेल्टा ई जो है नीचे से देखिए फर्स्ट प्लॉट अगर हम देखें तो डेल्टा ई जो है वो नीचे ही दिया गया है इसका, अगर हम इनिशियली देखें तो। अभी सब में अगर हम देखें तो कोई भी प्लॉट हो सकता है अभी। अब देखिए, अब पहली चीज क्या है, हम J इज इक्वल टू अगर 0 पुट करेंगे, J इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा ई की वैल्यू 2b आएगी, ठीक है। मीन्स कुछ तो आएगी, J इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 नहीं रहेगी, मीन्स इंटरसेप्ट 0 नहीं रहेगा कभी भी, और यहाँ पे 0 है तो ये C ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पे देखिए, जो B की वैल्यू है वो J इज इक्वल टू 0 पे B की वैल्यू XY के लिए भी डिफरेंट रहेगी और X डैश Y डैश के लिए, मीन्स इन दोनों के लिए जो B की वैल्यू है J इज इक्वल टू 0 पे वो डिफरेंट होगी B की वैल्यू।
बट यहाँ पे देखिए J इज इक्वल टू 0 पे B की वैल्यू दोनों के लिए सेम रही होगी, तभी डेल्टा ई सेम है, मीन्स ये वाला ग्राफ भी रॉन्ग है। अब आपके ये दोनों ग्राफ बचे A एंड B वाला। तो हैवी आइसोटोप्स के केस में क्या होता है, अगर आप आइसोटोपिक सब्सटीट्यूशन करते हैं तो गैप जो होता है ये इंक्रीज ही होता जाएगा। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट गैप दिखाया हुआ है, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। आप कोई आइसोटोप लेके सब्सटीट्यूट करके चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आपका एक्स डैश वाई डैश के लिए जा रहे हैं, जो कि हैवी आइसोटोप है, उसके लिए डेल्टा ई कम रहेगा, और इसके लिए जो आपका लाइटर आइसोटोप है उसका डेल्टा ई ज़्यादा रहेगा। और इनके बीच में गैप भी होगा, जैसे जैसे आप जे की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे इनके बीच में गैप भी होगा, जो एनर्जी का वो इंक्रीज होता जाएगा। आप सिंपली चेक करके देख सकते हैं, हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम ले लीजिए, हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम ले लीजिए, और इनके लिए चेक करके देख लीजिएगा कि डेल्टा ई जो होता है वो इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे कांस्टेंट दिखा रखा है, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखिए, ये आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री से नेक्स्ट क्वेश्चन था। न्यूक्लियर से क्वेश्चन है आपका ये भी काफ़ी सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने काफ़ी किए होंगे। आपको यहाँ पे अल्फा एंड बीटा पार्टिकल शायद बताना था कि कितने नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिट होंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है अल्फा के लिए क्या लिखते हैं 2 4, लेट्स से इसको एक्स ले लेते हैं हम, बीटा वाई ले लेते हैं, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है यहाँ पे हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर बैलेंस करके इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम मास नंबर बैलेंस करें तो क्या हो जाएगा, 238 इज इक्वल टू, ये क्या होगा 206 प्लस ये क्या हो जाएगा 4x और वो 0, ठीक है, y इंटू 0 होगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं बता देती हूँ 238, इसको कैलकुलेट करने पे x की वैल्यू आपकी आएगी 8, ठीक है। मीन्स जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं, कितने अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं वो हो जाएंगे 8। अब नेक्स्ट है आपका बीटा पार्टिकल कितने एमिट हुए होंगे। तो बीटा पार्टिकल कितने एमिट हुए हैं ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर बैलेंस करेंगे। तो 92 इज इक्वल टू 82 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x और यहाँ पे माइनस y। अब x का वैल्यू आपको पता है 8 है, तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो हो जाएगा ये 92 माइनस 82 माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो y का वैल्यू है वो 6 आ जाएगा। मीन्स जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। और टोटल पार्टिकल अगर हमसे आई थिंक टोटल पूछा था या अल्फा बीटा, तो वो चेक कर लीजिएगा, अल्फा 8 हो रहे हैं आपके, बीटा 6 हो रहे हैं, टोटल अगर हम चेक करें तो वो 14 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी पूछा हो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मोल कॉन्सेप्ट से है। क्वेश्चन क्या है देखिए, Fe2O3 प्लस 3CO गिव्स 2Fe प्लस 3CO2। रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, रिएक्शन बैलेंस कर दिया मैंने यहाँ पे, लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, ध्यान रखिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना था, रिएक्शन को बैलेंस करना था। और क्वेश्चन में पूछा क्या था कि अगर आपका 1000 ग्राम Fe फॉर्म हो रहा है, मीन्स 1000 ग्राम Fe फॉर्म करने के लिए कितना वॉल्यूम ऑफ CO चाहिए, ठीक है, CO का कितना वॉल्यूम चाहिए। तो सिंपल था, स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है। सिंपल आप क्या करेंगे देखिए, वैसे आप पूरे इक्वेशन लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आपको ये ट्रिक भी पता है, ऐसे कर लेंगे आप। मोल ऑफ CO अपॉन में 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ Fe अपॉन में इसकी स्टोइशियोमेट्री 2, ठीक है। तो यहाँ से मोल ऑफ CO तो आपको निकालने होंगे, मोल ऑफ CO आपको निकालने हैं। मोल ऑफ Fe क्या हो जाएंगे 3/2 इंटू, देखिए वेट ऑफ Fe आपको 1000 दिया गया है, और मोलर मास जो होता है आयरन का 56 होता है, तो यहाँ पे आप 56 पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1000/56 इंटू 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ 26.78 आ जाएगा, ठीक है। तो जो मोल ऑफ CO आ गए वो कितने आ गए 26.78। बट आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ CO निकालना था। तो जो वॉल्यूम ऑफ CO होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ CO होगा वो क्या हो जाएगा, मोल इंटू 22.4। STP की कंडीशन दी गई थी, ठीक है, एट STP पूछा गया था। तो STP पूछा गया है तो आप मोल ऐसे वॉल्यूम ऐसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ CO इज इक्वल टू मोल इंटू 22.4। मोल आपके 26.78 है, 22.4 वॉल्यूम लिया है आपने लीटर, विच इज इक्वल टू 600 लीटर, ठीक है। तो जो CO का वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 600 लीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये देखिए हेंडरसन इक्वेशन लिखते हैं ना आप,
हैंडरसन इक्वेशन पे है ये आपका। पीएच आपको बफर का था ये क्वेश्चन, ठीक है। पीएच आपको गिवन था, पीके आपको गिवन था, और ये वाला एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको बताना था। तो पता है आपको पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन में एसिड का कंसेंट्रेशन, राइट। सॉल्ट अपॉन में एसिड का कंसेंट्रेशन। अब देखिए पीएच का वैल्यू आपको कितना गिवन है, 4.8। पीके का वैल्यू कितना गिवन है, 4.75 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट आपकी क्या है, एसिटेट आयन CH3CO माइनस, और एसिड आपका क्या है, एसिटिक एसिड CH3COOH, राइट। ये आपका एसिड हो गया। अब यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बता देती हूँ, ये आएगा आपका 0.05। 4.8 माइनस 4.75 करेंगे तो ये आएगा आपका 0.05 इज इक्वल टू लॉग ऑफ CH3COO माइनस का कंसेंट्रेशन अपॉन में CH3COOH का कंसेंट्रेशन। अब आप लॉग को इधर ले जाएंगे तो ये 10 रेज टू द पावर 0.05 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर 0.05 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन में एसिड की कंसेंट्रेशन, राइट। और ये किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, जब 10 रेज टू द पावर 0.05 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ रहा है 1.122। लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि सॉल्ट माइनस एसिड अपॉन में सॉल्ट, ये चीज पूछी गई है। तो आप सिंपली क्या करेंगे दोनों साइड अगर आप -1 कर दें यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेंगे तो CH3COO माइनस CH3COH अपॉन में CH3COH का कंसेंट्रेशन, राइट, विच इज इक्वल टू 0.122। तो अब जितने भी डेसिमल प्लेसेस तक आपसे आंसर पूछा गया था आप रिपोर्ट कर देंगे, तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है। तो अभी इतने क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं फिजिकल पोर्शन के। तो चलिए, यहाँ पर पेपर का जो लेवल समझ में आ रहा है, इट इज इजी टू मॉडरेट, ठीक है। इजी बोल सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आए हुए थे जो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखे थे, ठीक है। और मेडकेम क्लासेस के जो कंटेंट था जो आपको प्रोवाइड किया था उसी में से क्वेश्चंस आए हुए हैं मोस्टली। अगर हम कहेंगे तो इट इज बेसिकली फ्रॉम द असाइनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस विमल सर डिस्कस कर चुके हैं, तो उस क्वेश्चंस को स्किप कर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया था आपको, 10 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मुझे परफेक्टली याद तो नहीं है, बट आई थिंक ये क्वेश्चन में आपको फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पूछी गई थी, और यही फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन की के बाद एक ZnHgHCl दैट इज क्लेवेंसन रिडक्शन का रिएजेंट दिया हुआ था, जिसमें एसिड रिड्यूस नहीं होगा। क्या रिड्यूस होगा, ओनली कार्बोनिल रिड्यूस होगा, ठीक है। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन था कि XeF8-2 के केस में क्या स्ट्रक्चर आएगा, तो ये आएगा आपका स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन था कि अगर आप इस पर्टिकुलर एलिन टाइप के मॉलिक्यूल की रिएक्शन HBr मॉलिक्यूल के साथ करते हो, और आपको यहाँ पर पर्टिकुलरली गिवन था कि ये 1 इक्विवेलेंट मोल्स में प्रेजेंट, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि अगर मैं ये वाले पाई बॉन्ड, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया H प्लस Br-, ओके, अगर ये पाई बॉन्ड को मैंने अटैक करा दिया इस पर्टिकुलर H प्लस पे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर CH2 पॉजिटिव आएगा, ओके। अब यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि एक इक्विवेलेंट की बात हो रही है, तो मैंने एक ही पाई बॉन्ड की अटैक कराया है H प्लस पे, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनकर आ रहा है वो कैसा कार्बोकैटायन बनकर आ रहा है, वो आ रहा है अलाइलिक विच इज स्टेबल, ओके। फिर ये Br नेगेटिव इस CH2 पे अटैक कर देगा, तो पर्टिकुलर ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने स्टीरियो आइसोमर्स पर्टिकुलर मेजर प्रोडक्ट के पॉसिबल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के केस में सिस प्लस ट्रांस 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको शो करके बता सकती हूँ कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये फिनिल और CH2Br एक तो क्या प्रेजेंट रह सकते हैं, सिस प्रेजेंट रह सकते हैं, और सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये फिनिल एंड CH2Br क्या हो सकते हैं, ट्रांस हो सकता है। तो यहाँ पर जो स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, पर्टिकुलरली यहाँ पे 2 ही स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल है, या फिर आप इसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बोल सकते हो, सिस एंड ट्रांस, ठीक है। तो आई थिंक ये NAT टाइप क्वेश्चन था, तो ये इसका आंसर था 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज बेस्ड ऑन MSQ। कह रहा था कि जिंक किस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो सकता है,
तो यहाँ पर कार्बोक्सी एनहाइड्राइज एंड पेप्टिडेज मैच द पेयर के फॉर्म में भी कई असाइनमेंट्स में आपको इनऑर्गेनिक बाय इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करवाया गया है कि जो जिंक एटम होता है, जिंक जो एलिमेंट होता है वो कार्बोक्सी एनहाइड्रेज एंड पेप्टिडेज दोनों में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाय इनऑर्गेनिक से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन थे आई थिंक। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेटल कार्बन बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट के प्रीवियस ईयर में भी या गेट में भी पूछा गया है कि यहाँ पर मेटल कार्बन बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है। तो इट इज विटामिन B12। विटामिन B12 इज द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नेचुरली अकरिंग जिसमें देखा गया है कि मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसी को हम बोलते हैं इट इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो विटामिन B12 में मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और जो विटामिन B12 में मेटल प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, कोबाल्ट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस गिवन थे कि मेटल कार्बन बॉन्ड किस में प्रेजेंट होता है। तो इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये डायरेक्टली अटैच्ड होता है पोर्फिरिन रिंग से, तो इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्टली नाइट्रोजन से होती है, कार्बन से कनेक्टिविटी नहीं होती है। फिर यूरियस में क्या कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, निकेल। एंड नाइट्रोजनस में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, मोलिब्डेनम। तो इसमें जो करेक्ट आंसर था वो था आपका विटामिन B12 जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज बेस्ड ऑन वेरी इजी कॉन्सेप्ट ऑफ अल्कली मेटल्स। यहाँ पर जैसे हमने पढ़ रखा है हली ना के रब से फरियाद, हली ना के रब से फरियाद। तो हमने देखा है जो एलिमेंट्स होते हैं, अपर एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लिथियम पर्टिकुलरली पेरोक्साइड फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसी तरीके से जो पोटेशियम है ये क्या बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर KO2 जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। अब आ जाता है हमारे कोऑर्डिनेशन में। तो कोऑर्डिनेशन में टिटेनियम प्लस थ्री बहुत इजी था कि टिटेनियम, स्कैंडियम, टिटेनियम। तो टिटेनियम इज 22, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, D2S2 लिख सकती हूँ। ठीक है सॉरी, D2S2 लिख सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर कितना है टिटेनियम, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है, मतलब ये आ जाएगा D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसी की हमें कैलकुलेट करनी थी माइक्रोस्टेट। तो माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्यूपायर रख सकता है d ऑर्बिटल। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं d ऑर्बिटल में, 10, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 10 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे r कितने गिवन है आपको, 1, n माइनस r दैट इज 9 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपकी माइक्रोस्टेट जो कैलकुलेट होकर आएगी वो कितनी आ जाएंगी, 10। तो 10 जो था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विमल सर करवा चुके हैं, दिस इज क्लोजो एंड दिस इज नीडो। ओके, देन फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी IR फ्रीक्वेंसी FeCO5 की। तो यहाँ पर 3 इक्विवेलेंट इक्वेटोरियल CO एक फ्रीक्वेंसी देगा और 2 एक्सियल CO एक फ्रीक्वेंसी देगा, मतलब 2 IR की फ्रीक्वेंसी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी इजी क्वेश्चन था। जब भी मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म या रिएजेंट का रिवीजन करवाती हूँ तब भी मैं आपको बताती हूँ कि जब भी हाइड्रोजीन प्रेजेंट हो या फिर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट हो तो मैं हमेशा आपको क्या समझाती हूँ कि यहाँ से H2 और यहाँ से O क्या बनकर निकल गया, -H2। काफी बार मैंने रिपीट किया है जब भी मैंने ऑर्गेनिक समझाया है और इस टाइप की स्पीसीज अगर आई है। तो यहाँ पर आपको गिवन था 2,4-डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म का भी कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगा हुआ है। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, इट इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो दिस इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक एडिशन एलिमिनेशन का और दूसरा एलिमिनेशन एडिशन का। तो एलिमिनेशन एडिशन के केस में NaNH2 का यूज किया जाता है, राइट, और उसमें क्या होता है, सिंपली बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो ये जो रिएक्शन है ये एडिशन एलिमिनेशन का पाथवे फॉलो करती है। ओके, एंड मैंने ये भी समझाया था आपको सिंपल SN2 जो रिएक्शन होती है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, वो फिजिबल नहीं होती है अंडर नॉर्मल कंडीशन।
दो पॉसिबिलिटी में फिजिबल हो जाती है कि अगर हम उसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रोवाइड करें। सेकेंड कंडीशन होती है कि अगर आपके रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाए, इट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पर्टिकुलर बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो, तो उस केस में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय एडिशन एलिमिनेशन पाथवे से प्रोसीड हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है वो फ्लोरीन है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स इस पर्टिकुलर सेंटर पे अटैक करेंगे और फ्लोरीन को बाहर निकाल देंगे, मतलब फर्स्ट इट ऐड एंड बाद में फ्लोरीन निकलेगा। तो सिंपली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आपने क्या फॉर्म किया, 2,4 डाइनाइट्रोहाइड्रोजीन, दैट इज 2,4-DNP। ओके, तो इट इज अ रेड ऑरेंज सॉलिड कंपाउंड। और आपको ये पूछा गया था कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है दैट इज 2,4-DNP, ये पॉजिटिव टेस्ट इसके लिए देता है। तो ये पॉजिटिव टेस्ट देता है कार्बोनिल्स के लिए, और कार्बोनिल्स में क्या आ जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन। आई थिंक आपके ऑप्शंस में एल्डिहाइड अवेलेबल था, तो जो एल्डिहाइड जो था आपके ऑप्शन में अवेलेबल, आई थिंक ये एमएसक्यू क्वेश्चन था, तो इसमें जो एल्डिहाइड था वो था आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो हाइड्रोजीन है इट गिव्स पॉजिटिव टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड, और आपको कार्बोनिल में गिवन था एल्डिहाइड। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन मेरे पास पर्टिकुलरली कंप्लीट नहीं आया है, लेकिन आई थिंक आपको ये रिएक्टिविटी पूछी गई थी इनोलेट्स की, तो इनोलेट्स की रिएक्टिविटी में मैं आपको बता दूं कि जो पोटेशियम के इनोलेट्स होते हैं इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव, इट इज हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा तो ही रिएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको आई थिंक लिथियम और जिंक का इनोलेट था, तो जिंक का इनोलेट बिटवीन लिथियम एंड पोटेशियम के बीच में आता है, एक बार कंफर्म कर लेना आप ये आंसर। और अगर आपको स्टेबल पूछा गया था, तो स्टेबल के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो सिलिल के इनोलेट्स होते हैं, सिलिकॉन या फिर सिलिल इनोलेट्स जो होते हैं, दिस इज वेरी मच स्टेबल, एंड इनकी रिएक्शन पर्टिकुलरली अल्डोल रिएक्शन करवाने के लिए या फिर इनोलेट्स केमिस्ट्री करवाने के लिए, पर्टिकुलरली कार्बोनिल्स के लिए काफी अच्छे इनोलेट्स होते हैं, तो इट इज वेरी लेस रिएक्टिव और इट इज हाईली स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन हलाइड्स में किसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो ये बहुत ही इजी था कि HF में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन जो है इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के ही वजह से HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है वाटर से भी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसमें पाई जाती है, HF में पाई जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था सिंपली हाइड्रोबोरेशन के बेसिस पे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बोरॉन का एडिशन होता है वो कैसा एडिशन होता है, वो पर्टिकुलरली सिन एडिशन होता है, तो ये था आपका फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से था, कोबाल्ट+2 टेट्राहेड्रल। ओके, तो हमेशा आपको समझाया गया है कि एटलीस्ट बेसिक ऑर्गल डायग्राम आपको पता होना चाहिए। वैसे मेंशन नहीं है कि ऑर्गल डायग्राम से डिटेल क्वेश्चंस वैसे जैम में नहीं आते हैं, लेकिन बेसिक ऑर्गल डायग्राम की कितनी ट्रांजिशंस आ रही है, टर्म सिंबल्स बेसिक कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बेसिक ऑर्गल डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट+2 टेट्राहेड्रल के लिए पूछा गया था, तो कोबाल्ट+2 का ही मतलब क्या हो जाता है, D7 टेट्राहेड्रल। ओके, तो ये पर्टिकुलर ऑर्गल डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाकर बताया है आपको D7 टेट्राहेड्रल के लिए, जिसमें आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ ट्रांजिशन जो पॉसिबल है वो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है फॉर द टेट्राहेड्रल, इट इज 3। ओके, फिर ये जो मैंने जी लिखा है इट इज जीरेट, बट ये टेट्राहेड्रल के लिए पूछा गया है, तो टेट्राहेड्रल के लिए हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या असिमेट्री देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब कि जीरेड और अनजीरेड हम ऐड नहीं करते हैं फॉर द टेट्राहेड्रल। ओके, तो यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ से एनर्जी रेज हो रही है। ठीक है, और ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या आ रहा है, A2 आ रहा है। ओके, A2 आने के केस में आप खुद देख सकते हो कि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस तरीके से कैलकुलेट की गई है कि अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 3, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं, इट मींस आपकी स्पिन जो आएंगे इट इज 3/2। व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग द स्पिन मल्टीप्लिसिटी इट इज 2s+1, तो यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये था आपका ग्राउंड स्टेट टर्म with the transition 3 for cobalt+2 tetrahedral. नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर कैनिजेरो रिएक्शन। देखिए ये क्वेश्चन एज इट इज आया है असाइनमेंट में, एज इट इज क्वेश्चन अवेलेबल है। देखिए हमने कैनिजेरो रिएक्शन के बारे में क्या पढ़ रखा है कि इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। कैनिजेरो रिएक्शन उस पर्टिकुलर एल्डिहाइड का होता है जिसके पास आयोनाइजेबल प्रोटॉन या फिर एसिडिक प्रोटॉन अवेलेबल नहीं होते।
ठीक है। तो यहाँ पर K0 में हमें रेडॉक्स प्रोडक्ट मिलता है, मतलब एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा एल्डिहाइड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर है, ओके, तो एक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करा दो, एक एल्डिहाइड को रिड्यूस करा दो। अब मैंने हमेशा आपको समझाया है कि NaOH क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है ये, मैंने आपको ये चीज, आई थिंक ये सेम एग्जांपल हम ड्यूरिंग द लेक्चर कर चुके हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब ये एसिडिक प्रोटॉन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट बनाकर बताया है कि यहाँ पर है एसिड, तो एसिड का जो H है वो तो बहुत ज्यादा एसिडिक है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं ये लिख सकती हूँ कि ये जो प्रोटॉन है ये बेस क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पर ONA+ आ जाएगा, ठीक है। हमने इस टाइप के एग्जांपल्स भी करे हैं और ये CH2OH एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ एसिडिक प्रोटॉन मतलब जो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन है उससे ही ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये जो था आपका फाइनल प्रोडक्ट था। आई थिंक बहुत से स्टूडेंट्स ने K0 रिएक्शन तो आइडेंटिफाई कर ली थी, बट ऑप्शन कुछ इस तरीके से अवेलेबल थे कि आप उसको पता नहीं कर पा रहे थे कि जो बेस है ये दोनों प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा या फिर साइक्लाइजेशन होगा। तो आपको मैं बता दूं कि एक ही जो प्रोटॉन है जो एसिड से अटैच्ड है डायरेक्टली, विच इज मच मोर एसिडिक, तो जो ये स्ट्रॉन्ग बेस है एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये यहाँ पे एक एल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया है अल्कोहल में और एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो गया है एसिड में। फिर ये एसिड का जो प्रोटॉन है ये बेस एब्स्ट्रैक्ट कर कर ये पर्टिकुलर एनायन बना रहा है। तो ये था आपका फाइनल प्रोडक्ट। और मैंने हमेशा आपको समझाया कि K0 रिएक्शन में जो हाइड्रोजन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड निकलता है, हाइड्राइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट जो इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद आपको H1 NMR के सिग्नल्स देखने थे, जिसमें यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर मैं पास करूं तो यहाँ पर POS इस साइड से भी प्रेजेंट है, इस साइड से भी प्रेजेंट है। तो कोई एक सेक्शन चूज कर लो, 1 2 3। कितने सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ पर, 3 सिग्नल्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फेवरेट्स की, आई थिंक विमल सर ये एक्सप्लेन कर चुके हैं। अल्फा हेलो कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एन बेस कौन सी रिएक्शन होती है, इट इज फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट। बस यहाँ पर आपको देखना था कुछ इस तरीके से, ये आई थिंक मैं करवा चुकी हूँ और ये नेट का प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से ये 3 मेंबर रिंग की ओपनिंग करवानी थी कि आपका एनायन जो वो स्टेबल हो। और ब्रोमीन मैंने हमेशा समझाया है कि फेवरेट्स की में कभी भी लिविंग ग्रुप रिटेन नहीं रहता है प्रोडक्ट में, तो ये नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करेगा यहाँ पर और Br को एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकाल देगा। तो ये क्या बना रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। ये क्वेश्चन देख लेना कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको आया हुआ था, मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया है ये क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर Cl जो है वो क्या है, लिविंग ग्रुप है, ओके। तो यहाँ पर आपको बताना था कि यहाँ पे Z एल्कीन बनेगा या E एल्कीन बनेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी या एलिमिनेशन रिएक्शन होंगी। तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड यहाँ पर गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर हम एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर E2 एलिमिनेशन होगा और E2 एलिमिनेशन के केस में आपको याद होना चाहिए कि जो लिविंग ग्रुप है वो एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए हाइड्रोजन के साथ या फिर ड्यूटेरियम के साथ, जो भी आपको गिवन है। तो इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले सी हॉर्स फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको क्या किया है, कन्वर्जन किया है, ताकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, बैक साइड है मतलब कि सेम साइड है, मतलब ये सिन एलिमिनेशन शो करेगा। बट यहाँ पर हमें एंटी पेरिप्लेनर करना है, एंटी एलिमिनेशन करवाना है। क्या करवाना है यहाँ पर, एंटी एलिमिनेशन करवाना है, इसीलिए हमने इसको रोटेट करवाया। देखिए यहाँ पर ये Cl को फ्रंट में करवा दिया और ये हाइड्रोजन बैक में है, तो अब ये रिमूव हो सकता है। अब आप देख सकते हो कि ये एक क्लोरीन बैक में है एक कार्बन से अटैच्ड, और इसी सेकेंड कार्बन से जो फिनिल अटैच्ड है वो किस में अटैच्ड है, फ्रंट में अटैच्ड है, मतलब एक दूसरे से वो क्या है, एंटी है। तो देखो यहाँ पर मैंने CH3 और फिनिल को एंटी रखा है। जब इसका हमने RS नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग किया तो यहाँ पर हायर एटॉमिक नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी 1 2 1 2, दोनों अपोजिट नंबर्स आ रहे हैं 1 1 2 2, तो ये कौन सा एल्कीन बन रहा है, ई एल्कीन बन रहा है एज अ फाइनल प्रोडक्ट, ओके। ये MSQ टाइप क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेटल से पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स अटैच्ड, जैसे अगर मेटल से पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स अटैच्ड है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से, तो देखिए पाई एक्सेप्टर लिगेंड क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा,
ठीक है, तो यहाँ पर मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। अगर मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएंगी तो ये मेटल क्या करेगा, कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। इट मीन्स मेटल और कार्बन के बीच की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और CO की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पर ये कंपाउंड को देखिए जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज है। 2 नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसमें हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये मेटल पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मेटल पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से मेटल के पास एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और मेटल्स क्या कर पाएगा, बैक बॉन्डिंग कर पाएगा विद दिस कार्बन। तो यहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि वहां पर बैक पाई बॉन्डिंग बढ़ रही है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर MC बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो CO की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी पूछी गई थी, हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछी गई थी पर्टिकुलरली CO की। ओके, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसमें कम होंगी, जो एक तरीके से पाई एक्सेप्टर की पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह वर्क करेगा, जैसे कि ये वाला कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव चार्ज गिवन है। तो इट मीन दिस कंपाउंड इज पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मेटल बैक पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। एंड इफ मेटल बैक पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, इट मीन्स कि मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी। एंड मेटल और कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम हो रही है, सपोज राइट, कि मेटल और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी और CO की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसलिए जिसपे पॉजिटिव चार्ज है देन न्यूट्रल, और जितना नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ रही है, एंड इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो CO की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि MC बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, बैक पाई बॉन्डिंग होने की वजह से इंक्रीज हो जाती है, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आई थिंक बेस्ड ऑन MSQ टाइप क्वेश्चन। एंड यहाँ पर पूछा गया था कि विच गिव्स Diels-Alder रिएक्शन विद दिस मैलिक एनहाइड्राइड। तो दिस पर्टिकुलर जो आपको गिवन था, ये एक तरीके से क्या दिखाई दे रहा है आपको, इट इज अ डाइनोफाइल। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा डाइनोफाइल है क्योंकि दोनों ही तरफ से इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। ओके, अब ये पूछ रहा है कि कौन सा डाइन रिएक्ट करेगा विद दिस डाइनोफाइल। तो ये मैंने हेट्रोसाइक्लिक में भी आपको समझाया है कि पायरोल जो है वो Diels-Alder रिएक्शन नहीं देता है। अगर पायरोल का नाइट्रोजन प्रोटेक्ट कर दे, मतलब ये जो हाइड्रोजन को अगर हम प्रोटेक्ट कर देते हैं ना, जैसे बॉक लगा दे, प्रोटेक्शन कर दे, ठीक है, फ्यूरेन जो है, सॉरी थायोपिन जो है उसे भी प्रोटेक्शन लगता है और पायरोल जो है उसे भी प्रोटेक्शन लगता है, देन ओनली इट गिव्स द Diels-Alder रिएक्शन, राइट। बट यहाँ पर ये जो पायरोल का हाइड्रोजन है ये प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब ये Diels-Alder रिएक्शन नहीं देगा। ये तो ट्रांसडाइन है, तो ट्रांसडाइन तो Diels-Alder रिएक्शन देते ही नहीं है, सबसे पहले सिसडाइन देते हैं। ओके, तो ये जो है ये रॉन्ग आंसर है, यहाँ पर ये सिसडाइन है तो ये भी Diels-Alder रिएक्शन देता है, और फ्यूरेन तो काफी अच्छे तरीके से Diels-Alder रिएक्शन दे सकता है। Next question is based on pKa value. Okay, pKa1 and pKa2 of malonic acid I think and acetic acid को compare किया गया था। यही पूछा गया था, शायद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि क्या क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिए कि मेलोनिक एसिड की अगर हम बात करें तो मेलोनिक एसिड का pKa2 को कंपेयर किया गया था किसके साथ, एसिटिक एसिड के pKa1 से। तो यहाँ पर देखिए एसिटिक एसिड हमने हमेशा पढ़ रखा है कि इट इज अ वीक एसिड, राइट। एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड जिसका pKa वैल्यू आता है 4.8। ओके, फिर अगर हम बात करेंगे मेलोनिक एसिड के, देखो पहला हाइड्रोजन को अगर मैं निकालूंगी तो ये pKa1, दूसरे हाइड्रोजन को हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा pKa2। तो आप देख सकते हो कि इसका pKa2 वैल्यू किसका, मेलोनिक एसिड का कितना आ रहा है 5.5 और एसिटिक एसिड का कितना आ रहा है 4.8। तो आप खुद देख सकते हो कि ये जो एनायन है, हमने सबसे पहले क्या पढ़ रखा है कि जो एसिडिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, ठीक है। तो जो अगर pKa बढ़ेगा तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। उसके अलावा हमने ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होगी। व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस, कार्बेनियन,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्बेनियन बन रहा है एसिटिक एसिड का, उसका pKa आ रहा है 4.8 और ये पर्टिकुलर मेलोनिक एसिड का pKa 2 बन रहा है, उसका pKa आ रहा है 5.5। ठीक है, इसका pKa बहुत ज्यादा आ रहा है, मतलब कि मेलोनिक एसिड इन pKa 2 फॉर्म उसकी एसिडिटी कम है। एसिडिटी कम है मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है। एसिडिटी कम है मतलब कॉन्जुगेट बेस स्टेबल नहीं है, किसके कंपैरिजन में? एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में, राइट। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलरली देख सकते हो कि यहाँ पर क्या रीजन है कि मेलोनिक एसिड का pKa2 वैल्यू कम हो रही है किसके कंपैरिजन में? एसिटिक एसिड के pKa1 वैल्यू से। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कि एक pK1 निकालने के बाद, मतलब कि एक H+ डोनेट करने के बाद यहाँ पर COO नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? यहाँ पर COO नेगेटिव आ रहा है। तो COO नेगेटिव आने की वजह से यहाँ पर ये COO नेगेटिव किसकी तरह वर्क कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन, राइट। इट डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनियन। इस वजह से यहाँ पर जो स्टेबिलिटी होंगी वो एसिटिक एसिड की ज्यादा होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना, यही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर देखिए ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। ये तो काफी पढ़ रखा है आप लोगों ने, इट इज टफ शिफ्ट, ये भी हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये तो असाइक्लिक कंपाउंड है, तो ना ये एरोमेटिक में आएगा या नॉन एरोमेटिक में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काउंट करने की नीड नहीं है। देन यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो यहाँ पर ये भी आ जाएगा नॉन एरोमेटिक। दिस इज एरोमेटिक, दिस इज क्वाजी एरोमेटिक, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि ये 10 एन्युलिन सिस्टम है जिसमें दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से एंटी होने की वजह से प्लेनारिटी अचीव नहीं हो पा रही है, इसलिए 10 एन्युलिन सिस्टम क्या होता है? नॉन एरोमेटिक। मैंने रिविजन क्लास में भी आपको समझाया है कि 10 and 16 एन्युलिन्स आर नॉन एरोमेटिक, राइट। तो कितने यहाँ पर एरोमेटिक आ रहे हैं? यहाँ पर पर्टिकुलरली 3 एरोमेटिक कंपाउंड्स हो रहे हैं। एक बार देख लेना, मेरे पास इतने ही एरोमेटिक कंपाउंड्स थे, आई थिंक इतने ही गिवन थे आपको, 3 एरोमेटिक कंपाउंड्स यहाँ पर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएजेंट बेसिस NaBH4, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस ओनली कार्बोनिल। किसको रिड्यूस करता है? सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है और कीटोन को रिड्यूस करता है। सिर्फ एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है और कीटोन को रिड्यूस करता है। ठीक है, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा और कीटोन को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर देखिए LiAlH4 ये सभी को रिड्यूस कर देता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये एसिड को रिड्यूस करेगा, ये एस्टर को रिड्यूस करेगा, सभी को रिड्यूस कर सकता है। दिस इज क्लेमेंसन। क्लेमेंसन क्या करता है? कार्बोनिल को मिथिलीन में कन्वर्ट कर देता है, एसिड एज इट इज रहता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कीटोन अल्कोहल में रिड्यूस नहीं हुआ है, तो मतलब NaBH4 भी नहीं आएगा। LiAlH4 होता तो दोनों रिड्यूस्ड हो जाते, फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन था विच इज क्लेमेंसन रिडक्शन, वो आपका करेक्ट ऑप्शन था, जिसमें एसिड रिटेन रहेगा और जो कार्बोनिल है वो मिथिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपको पूछा गया था कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कोबाल्ट +2 H2O6 कॉम्प्लेक्स। तो दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अगर यहाँ कोबाल्ट +3 होता तब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता, बट ये कोबाल्ट +2 में हाई स्पिन है। देखिए यहाँ पर T2G EG D7, जब मैंने इलेक्ट्रॉन फिल किए कितने अनपेयर्ड आए? यहाँ पर 3 अनपेयर्ड आए, तो यहाँ पर 3 जो था वो आपका करेक्ट आंसर था। ओके, थैंक यू सो मच।